हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं सी राहुल गर्ग स्वागत करता हूं आप बच्चों का आज के इस सेशन में 21 डेज चैलेंज में। सबसे पहले अगर इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, सो दैट यू मे नॉट मिस एनी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कमिंग इनटू योर वे, बिकॉज इन द कमिंग डेज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेटिव कंटेंट इज गोइंग टू बी शेयर्ड ऑन आवर यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे पुत्तर और ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि सारे नोट्स वहीं पर आते हैं। और अगर उसके बाद भी चाहते हैं कि हाँ एक 1-to-1 टच हो जाए सर दे नाल, तो हमें इंस्टाग्राम पर भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। 21 डेज चैलेंज हमारा चल रहा है एडवांस अकाउंट कॉस्ट और एफएमएसएम के लिए, जिसमें आज एडवांस अकाउंट के सेशन नंबर 6 की बात हम करने वाले हैं, जिसमें बहुत ही बेहतरीन दो चैप्टर्स की बात मैं करने वाला हूं। सर दो चैप्टर सर, हर एक सेशन में तो एक होता था सर, इसमें दो कैसे? बता रहा हूं, सुनो तो सही। तो एक चैप्टर है जी हमारा बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज, उसकी बात करने वाले हैं, इक्विटी शेयर के बायबैक की। और दूसरा एक छोटा सा चैप्टर है फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत ज्यादा कुछ उसमें नहीं है, तो उसमें से कुछ एक चीजें हम यहां पर कुछ एक मल्टीपल चॉइस वगैरह डील कर लेंगे। तो अपने दो छोटे चैप्टर इस सेशन के अंदर कवर होंगे। तो देर किस बात की है मित्रों, आइए आप में मिलकर मचाएं धमाल। तो आजा नच ले, नहीं आजा नच ले। ये लीजिए, तो एडवांस अकाउंट का है पुत्र डे नंबर 6, और इस 6 नंबर डे में ये दो चीजें हम करने वाले हैं। सर दो चीजें कौन सी? दिखा दो। ये है एक तो जी बायबैक ऑफ शेयर्स, और दूसरा है आपका फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पूरा नाम नहीं लिखा मैंने, फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। सबसे पहले आइए जी बायबैक की बातचीत जो है कर ली जाए। क्वेश्चन हमारे सामने कहता जी, अन्नू लिमिटेड फर्निशेज यू विद द फॉलोइंग समराइज्ड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2012, और फिगर्स हैं सारी करोड़ इन रुपए में, रुपए इन करोड़ में। सबसे पहले बता रहे सोर्स ऑफ फंड, और फिर बता रहे जी एप्लीकेशन। सोर्स का मतलब है फंड्स कहां से आए, लाइबिलिटीज। एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब जब आए उसके बाद हमने कहां अप्लाई किया, कहां उसे लगा दिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले बता रहे जी शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड है 100 करोड़ का। इशूड की बात करें तो इशूड में है 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड 75 करोड़ ये वाला है, और इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड 25 करोड़ ये वाला। तो जितना ऑथराइज्ड है सारे का सारा आपने इशू कर रखा है। 25 करोड़, एक शेयर 10 रुपए का है, तो 25 करोड़ रुपए डिवाइड बाई 10 कर दूं, 2.5 करोड़ शेयर्स हैं जी, 2.5 करोड़ शेयर। और इधर देखो तो 100 रुपए का एक है, 75 करोड़ को डिवाइड बाई 100 करता हूं तो 0.75 CR आता है। इसका मतलब है जी 75 लाख प्रेफरेंस शेयर है आपके, ठीक है। उसके बाद आता है पुत्र रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसके अंदर है कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और रेवेन्यू रिजर्व। ये चीजें दी हुई है 300। जब भी बायबैक का क्वेश्चन है हमारे लिए ये वाली चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, फ्री रिजर्व्स, क्योंकि इसी में से आपको पुत्र CRR बनाना होता है। क्लियर है? क्लियर है। पप्पी, सॉरी सॉरी सॉरी, PPE बच्चे, पप्पी। हाँ जी, पपी क्या है? कॉस्ट है 100 करोड़ की, कहता लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 100 करोड़ तो नील। अरे बाप रे, कैसी कंपनी है, बुक वैल्यू जीरो है, WDV जीरो है, जितने के एसेट्स है सारा पूरी तरह से डेप्रिशिएट हो चुका है बुक्स में, 100 करोड़ का। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 100 करोड़ रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कहता मार्केट वैल्यू इनकी 400 करोड़ रुपए की है। देखा जाए तो करंट एसेट है 340 के, ठीक है। ये क्या हुआ, ये कौन सा स्टाइल है भाई? माइनस करंट लाइबिलिटी यहां से काहे कर रहे हो, 40 की ट्रेड पेबल, कहता नेट आ गया 300। एक पुराना स्टाइल होता था दिखाने का, अब तो करंट लाइबिलिटी आइडियली यहां आनी चाहिए। लेकिन आप क्वेश्चन में गलती मत निकालो, अगर क्वेश्चन हमें कहेगा बैलेंस शीट बनाने के लिए, हम सही करके बैलेंस शीट बना देंगे यार, इतनी सी बात है। तो फाइनली उसने अपनी सोर्स और एप्लीकेशन को मैच करवा दिया। क्वेश्चन कहता जी हुआ क्या, द कंपनी रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स ऑन 1 अप्रैल। हा। तो ये क्वेश्चन इसलिए मैंने चुना क्योंकि इसमें प्रेफरेंस की रिडेम्पशन का भी पॉइंट है। कहता प्रेफरेंस सारे रिडीम कर दिए उठा के 1 अप्रैल को। इट ऑल्सो बोट बैक 50 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट 50 पर शेयर। कहता 50 लाख इक्विटी शेयर भी बायबैक कर लिए, कितने थे? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ में से 50 लाख यानी कि 0.5 CR कह लो, या 50 लाख, तो 2 करोड़ बच जाएंगे आपके पास क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए। तो आपने इतने शेयर भी बायबैक कर लिए। इक्विटी शेयर का प्राइस है फेस वैल्यू 10 की, आपने 50 रुपए पर बायबैक किया, यानी कि 40 रुपए का है पुत्र प्रीमियम ऑन बायबैक। 40 रुपए का यू आर पेइंग द प्रीमियम। कहता जी पेमेंट्स फॉर द अबव वर मेड आउट ऑफ ह्यूज बैंक बैलेंस विच अपीयर्ड एज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। कहता जी करंट एसेट है ना 340 करोड़ रुपए का, इसके अंदर बहुत सारा बैंक बैलेंस का पार्ट भी है, तो उसमें से इजीली हमने पेमेंट कर दी। पैसे की कमी कोई नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है अन्नो लिमिटेड के पास। क्वेश्चन कहता भाई यू आर आस्क्ड टू पास द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आल्सो। बस बैलेंस शीट देख कर ना ऐसे मायूस से हो जाते हैं बच्चे, क्या यार बैलेंस शीट पूछते, अरे भाई एग्जाम से पहले ये, फिर यही तो बातें हैं। अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट क्यों लगता है?
सब्जेक्ट से लव करो, सब्जेक्ट से प्यार करो, जो सब्जेक्ट सिखा रहे हैं वो सीखो। ऐसे हताश नहीं होना कि यार ये क्या है, ये क्यों बनाना है, ऐसे कैसे हो गया, ना 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 ना, ऐसे नहीं सोचना। सब्जेक्ट को लाइक नहीं करोगे तो सब्जेक्ट तुमको लाइक नहीं करेगा, फिर एग्जाम में पता चलेगा दोनों की लाइकिंग इतनी बुरी तरह क्लैश कर गई, सब्जेक्ट कह रहा है भाई तू पास होके दिखा मेरे में, और आप कहोगे प्लीज पास कर दो क्योंकि पहले पढ़ के आता, तो अब पहले पढ़ने का समय है। चलिए सबसे पहले जर्नल एंट्रीज पास करते हैं और बैलेंस शीट उसके बाद जो है प्रिपेयर करेंगे। पुत्र जी, पुत्र जी आइए। सो बुक्स ऑफ पुत्र अन्नू लिमिटेड एद विच जर्नल एंट्रीज, सीरियल नंबर, क्योंकि डेट तो सेम ही है, सीरियल नंबर मतलब उसमें नोटिंग कर देंगे एंट्री वाइज 1 2 3 4 न्यूमेरिकल ऑर्डर है। पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट और रुपी केस में है जी करोड़ में। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करने की बात करें तो क्वेश्चन ने कोई प्रीमियम और रिडेम्पशन नहीं बताया, तो जितनी फेस वैल्यू उतने पे ही रिडेम्पशन हो रही है। 12% प्रेफरेंस कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट आपने ड्यू कर दिया, कितने के थे, 75 करोड़ रुपए के। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल की बायबैक की एंट्री करनी है, वेरी वेरी गुड एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने शेयर बायबैक कर रहे हो, 50 लाख, और फेस वैल्यू कितनी है, 10 की, तो 5 करोड़ रुपए से मेरी फेस वैल्यू कम हो जाएगी। मैं प्रीमियम ऑन बायबैक भी दे रहा हूं, हमारे साथ तो पैसा जा रहा है ना, तो डेबिट करेंगे, एक तरह से एक्सपेंस हो गया आपका। 50 लाख शेयर के ऊपर 40 रुपए, ये 40 कैसे आया, 40 कैसे आया, 50 रुपए का आपका बायबैक का प्राइस है और 10 रुपए के आपका फेस वैल्यू, तो 40 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, दैट बिकम्स द प्रीमियम ऑन बायबैक, 20 करोड़ रुपए। एंड ड्यू कर दिया टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट 50 लाख गुना 50, 25 करोड़ रुपए आपने कुल मिलाकर पे करने हैं। उसके बाद आपने क्या करना, दोनों की जो फेस वैल्यू है, जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया, मैं वापस दिखा देता हूं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू और इक्विटी की फेस वैल्यू, जितने रुपए से आप बायबैक कर रहे हो और रिडीम कर रहे हो, प्रेफरेंस के लिए वर्ड रिडीम, इक्विटी के लिए बायबैक, तो इतनी फेस वैल्यू के लिए आपको सीआरआर बनाना होगा। कैसे बनेगा, रेवेन्यू रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट, कितने रुपए से, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस बीइंग रिडीम 75, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी बीइंग बॉट बैक 5, तो टोटल हो गया पुत्र 80 करोड़ रुपए से आप सीआरआर बनाओगे, उतने रुपए से आपके एग्जिस्टिंग रेवेन्यू रिजर्व कम हो जाएंगे। उसके बाद बात आई जी, ये जो प्रीमियम बायबैक है इसका क्या करें, इसको खत्म करें, तो उसके लिए अपने पास रेलिवेंट अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है, बैलेंस शीट में आप देखेंगे ह्यूज बैलेंसेस हैं इसमें, 25 करोड़ का बैलेंस है और हमें तो सिर्फ 20 करोड़ ही चाहिए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक हो गया पुत्र। उसके बाद आपने जो ड्यू किया था इनको पेमेंट कर दो, प्रेफरेंस होल्डर को भी इक्विटी वालों को भी, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक आ गया जी 75 करोड़ और इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक आ गया पुत्र 25 करोड़ रुपए। इस तरह से जर्नल एंट्री सारे तुसी पास कर सकते हो इजीली। मेन चीज आंदी है जी इस तो बाद जिदे ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ बैलेंस शीट ਦੀ, बैलेंस शीट ऑफ पुत्र अन्नू लिमिटेड एज एट 1 अप्रैल 2012, और साथ में मेंशन कर रहे हैं ये आफ्टर दी बायबैक वाली है, क्योंकि इससे जस्ट प्रीवियस डे की बैलेंस शीट तो दी हुई थी, तो सेम डे पे बनाने का फायदा क्या है, क्योंकि वो बायबैक से पहले, तो ये आफ्टर द बायबैक है। हाँ जी, फिर से फॉर्मेट एक बार, सीरियल नंबर ए इक्विटी एंड लायबिलिटी है, तो यहां पर है सीरियल नंबर बी, जहां पर बात करते हैं जी एसेट्स की। इसमें सबसे पहला हेड आ रहा है शेयर होल्डर फंड, जिसके अंतर्गत दो मेन हेड आते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, तो नोट नंबर 1 बना रहे हैं। आइए देखिए शेयर कैपिटल के लिए नोट नंबर 1 क्या लिखा आपने, ऑथराइज्ड कैपिटल, ये तो क्वेश्चन ने खुद ही बताया था 100 करोड़ का है। ये 100 करोड़ में पहले 75 करोड़ के प्रेफरेंस थे और 25 करोड़ के इक्विटी थे। अब 75 करोड़ का प्रेफरेंस तो गया, तो वो तो आएगा नहीं, और जो इक्विटी 2.5 करोड़ शेयर थे उसमें से भी 50 लाख आपने बायबैक कर लिए, तो रह गए कितने पुत्र, 2 करोड़। तो हम लिख रहे हैं जी इशूड एंड पेड अप कैपिटल के अंतर्गत 2 करोड़, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, फुल्ली पेड 20 करोड़ रह गया, और जो भी अभी रिडेम्पशन या बायबैक हुआ उसकी डिटेल आपने साथ में देनी है। कैसे, इस प्रकार से कि भैया 12% 75 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 रिडीम हो गए और हमने 50 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच भी बायबैक किए हैं, तो वो डिटेल आपको साथ में बतानी पड़ेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एस्पेक्ट से। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ बैलेंस शीट टैली करने के नंबर है, उसके कोई नंबर नहीं है। बैलेंस शीट टैली करना क्या बड़ी बात है भाई, कितने सालों से पढ़ रहे हो और इसमें क्या है, एंट्रीज हुई ही क्या है जिसका इंपैक्ट बैलेंस शीट में आएगा। तो मेन है प्रेजेंटेशन, कौन सी चीज किस तरह से कहां पर दर्शाई जाएगी और किन चीजों को साथ में आपने डिस्क्लोज करना है, जैसे कि हमने इन चीजों को किया। तो आपका फाइनली 20 करोड़ रुपए का फिगर पुत्र यहां पर आ गया। फिर आया जी रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2, बेहतरीन, इसमें काफी काम होता है। क्वेश्चन में एक दिया था कैपिटल रिजर्व, एज इट इज आ गया जी 15 करोड़ का। सिक्योरिटी प्रीमियम का अवेलेबल बैलेंस था 25 करोड़, जिसमें से आपने राइट ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर लिया 20 करोड़ का, तो ये रह गया 5 करोड़। रेवेन्यू रिजर्व की बात करें, अवेलेबल बैलेंस था 260 करोड़, जिसमें से आपने सीआरआर क्रिएट करने के लिए यूज कर लिया 80 करोड़,
तो रह गया जी 180 करोड़ का। और याद रखें आपने किया था अपना रेवेन्यू रिजर्व्स टू सीआरआर, तो एक नया रिजर्व बनकर आया कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 80 का, और जब इन सबको टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा पुत्र 280। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं बैलेंस शीट में और क्या आइटम थी, कोई नॉन करंट लायबिलिटी डिबेंचर वगैरह कुछ था क्या? जी नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ इतनी ही चीज दी थी लायबिलिटी साइड पर कैपिटल रिजर्व, लेकिन हाँ नीचे यहां पर आपको बताया था कि करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है, तो क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटी तो कोई नहीं है, सीधा सीधा क्या है करंट लायबिलिटी, लेकिन हेड नहीं छोड़ना, नॉन करंट लायबिलिटी और फिर करंट लायबिलिटी, इसके अंदर ट्रेड पेबल अलग से दिखाना है आपको 40 का, कोई नोट की जरूरत नहीं है क्योंकि सीधा सीधा बाय नेम ही क्वेश्चन में गिवन है। और ये आपका टोटल हो गया जी 340। एसेट साइड पर आते हैं जिसमें सबसे पहले है जी नॉन करंट एसेट, जिसके अंदर दो आइटम आती है, पीपीई एंड इंटेंजिबल और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। पीपीई एंड इंटेंजिबल में भी क्वेश्चन में सिर्फ पीपीई है, इंटेंजिबल नहीं है, और पीपीई के लिए बना रहे हैं जी नोट नंबर 3। याद हो अगर जब क्वेश्चन पढ़ा था जितने की आपकी कॉस्ट थी पीपीई की उतने ही अमाउंट का एग्जैक्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था, तो 100 माइनस 100 करके नील वैल्यू आ गई थी, सेम वैल्यू पुत्र आप यहां पर लिख देंगे, दैट इज नील। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में है, नोट नंबर 4 बना रहे हैं जी, नोट नंबर 4 फॉर द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जिसके अंतर्गत आपकी जो कॉस्ट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वो है 100 करोड़ की, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था इसकी मार्केट वैल्यू 400 करोड़ है, तो आपको एटलीस्ट ब्रैकेट में वो बताना होगा साथ में नोट देकर कि भाई मार्केट वैल्यू जो है इसकी वो 400 करोड़ रुपए की है। ये हो गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपका 100 करोड़ का। और लास्ट में आ जाते हैं जी करंट एसेट नंबर 5 नोट बना रहे हैं, तो करंट एसेट का टोटल बैलेंस था 340, इसमें उसने ये नहीं बताया इन्वेंट्री कितना है, ट्रेड रिसीवेबल कितना है, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, तो हम उसको बाइफरकेट नहीं कर सकते। 340 का टोटल बैलेंस हो गया, इसमें से क्वेश्चन ने कहा था इन 340 में काफी सारा बैंक बैलेंस भी है, तो आपने जो जो पेमेंट करी है वो माइनस कर दीजिए, तो माइनस पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल 75 करोड़ और इक्विटी के बायबैक के लिए 25 करोड़, तो नेट बैलेंस रह गया जी 240 करोड़ का। ये बैलेंस आप यहां पर जाकर लिख देंगे और देखेंगे तो ये आपका जो लायबिलिटी साइड का टोटल 340, एसेट साइड का भी सेम टू सेम 340 आ जाता है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, मजा आ गया काके, मजा आ गया काके, मजा आ गया काके, मजा आ गया काके। आई जी, तो जो फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर है मेनली थियोरेटिकल है, कई बार उसमें से शॉर्ट नोट वगैरह आ सकता है आपको 3 या 4 मार्क्स का, तो उसमें से एक अच्छा प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। क्वेश्चन कहता है जी एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मान लो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सारी चीजें, नाम ही क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बहुत सारी फिगर्स भरी पड़ी हैं, ठीक है ना, तो क्वांटिटी तो बहुत है, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक तो है ही है, लेकिन सवाल उठ रहा है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। मान लो मेरे पास किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो कहते सवाल एकदम से ये उठ गया कि व्हाई आई शुड से दैट यस आई कैन ट्रस्ट ऑन दिस, मींस जब मेरे पास किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मैं कैसे पता चलाऊं कि हाँ ये बढ़िया है, तो कहते उसकी ना कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए अगर आपको उसके ऊपर विश्वास करना है या फिर उसके बेस पे डिसीजन लेना है, तो वो 4 पॉइंट यहां पर हम देखने वाले हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है जी अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी इसका मतलब क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, मतलब कॉमन टर्म्स होनी चाहिए, बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज मत करना कि जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनके पास ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जा रहा है वो समझ ही ना पाए, तो इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, मतलब जिस नॉर्मल फॉर्मेट में पूरे भारत भर में चीजें बनाई जाती हैं उसी फॉर्मेट के अंतर्गत आपने करना है। Information presented in financial statement should be readily understandable by the users who are having reasonable knowledge of business and the economic activity। तो जिसको भी एक नॉर्मल रीजनेबल नॉलेज है वो उसको समझ सके। दूसरा है रेलिवेंस, इसका मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन है सिर्फ रेलिवेंट वाली इंफॉर्मेशन रखना, नॉट रिक्वायर्ड अननेसेसरी इररेलीवेंट इंफॉर्मेशन मत भर देना, क्योंकि आज की डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो टाइम ही है, किसी के पास इतना समय नहीं है कि बहुत सारे पेजेस पढ़ने के लिए बैठे है, फालतू की इंफॉर्मेशन पढ़ रहा है, सीधा क्रक्स बताओ, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंटेन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ओनली, इंफॉर्मेशन विच इज लाइकली टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर्स इज कॉल्ड रेलिवेंट। कभी कोई पूछे भाई रेलिवेंट का मतलब क्या है, तो जिसको पढ़कर मेरा डिसीजन बनता है उसको हम कहते हैं कि ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे आप प्रोस्पेक्टस पढ़ते हो सी इंटरमीडिएट में, लॉ में पेपर में। फिर आई जी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो डाटा आपने दिया है दैट शुड बी रिलायबल। अगर आपने लिखा है कि भाई हमारा पीपी 100 करोड़ का है तो हाँ वो 100 करोड़ का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि था 70 करोड़ का आपने 100 करोड़ का लिख दिया, तो मतलब रिलायबल ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए। इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, दैट मींस इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम द मटेरियल एरर एंड बायसनेस। लास्ट कंपेरेबिलिटी,
अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे पास इस कंपनी की आ गई तो इस तरह से वो होनी चाहिए, इस फॉर्मेट में होनी चाहिए कि मैं इजीली पिछले पीरियड्स से कंपेयर कर सकूं, या फिर ऐसे कहो कि करंट पीरियड की आ गई तो करंट पीरियड की इस ऑर्गेनाइजेशन की जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कंपेयर कर सकूं, मतलब कंपैरिजन का फीचर होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड प्रोवाइड बोथ इंटरफर्म मतलब बिटवीन टू और मोर फर्म्स एंड इंट्राफर्म कंपैरिजन, इंट्राफर्म मतलब सेम ऑर्गेनाइजेशन का विद द हिस्टोरिक डाटा कंपैरिजन कर सके। तो understandability, relevance, reliability and comparability, these are the qualitative characteristics of the financial statements। इसके अलावा हमारे पास कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं, बढ़िया एकदम, आइए देखते हैं। एज पर सेक्शन 68 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, बाय बैक ऑफ ओन शेयर्स बाय द कंपनी शैल नॉट एक्सीड। कंपनीज एक्ट में जो सेक्शन है कहता उसके हिसाब से बाय बैक की लिमिट कितनी है, कितनी है। पहला पॉइंट कहता जी 25% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, दूसरा कहता जी 20% ऑफ द के बाद तो सेम ही है, पहला 25%, दूसरा 20, तीसरा 15 और चौथा कह रहा है 10। जी बताइए क्या आंसर होगा इसका। अब ये तो आपको पता होना चाहिए, ये तो 2 बार पढ़ा हुआ है आपने। तो इसका आंसर है जी 25% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जी बाय बैक मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय, बायबैक किससे ऑथराइज होना चाहिए। ऑप्शन दिए जी एमओए, एओए, प्रोस्पेक्टस या डायरेक्टर। इसका करेक्ट आंसर है एओए, बायबैक मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक सेकेंड होल्ड करेंगे। हाँ जी, उसके बाद कहते जी डैश is a resource controlled by the enterprise as a result of past event from which the future economic benefits are expected to flow to the enterprise। तो उसने कई सारी ऑप्शन दिए नीचे, कहता इक्विटी, लाइबिलिटी, एसेट या एक्सपेंस। बताओ इसमें से कौन सी ऐसी चीज है। वापस से पढ़ते हैं। डैश इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एंटरप्राइज एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट एंड फ्रॉम विच द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड। बेनिफिट किसमें से मिलता है, इक्विटी से, लाइबिलिटी से, एसेट से, एक्सपेंस से। एसेट से, तो एसेट ही तो आपका रिसोर्स है जो कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको प्रोवाइड कराएगा। तो ये इसका सही उत्तर बनता है उत्तर। बढ़िया सेशन रहा, अमेजिंग रहा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।